नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है सर्कुलर नंबर 155 SRA। तो दोस्तों, इस बारे में मुझे कमेंट भी आया था। सुशांत वेदक जी का कमेंट्स आया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उनकी जो वाइफ है हैंडीकैप्ड है, तो क्या अलॉटमेंट में मुझे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे घर मिल सकता है। तो उसके विषय में मैं सर्कुलर 55 के बारे में हम बात करेंगे। सर्कुलर 55 मतलब अलॉटमेंट, घर का अलॉटमेंट बाय लॉटरी सिस्टम। मतलब लॉटरी सिस्टम से घरों का अलॉटमेंट होता है। घरों का मतलब आप समझिए, दुकानों का तो मैंने बताया सर्कुलर 144, सर्कुलर 140। सर्कुलर 140 के तहत दुकानों का तो पहले ही चयन हो जाता है। दुकानदार जो कॉमर्शियल गाला धारक है उनके थ्रू, प्लान के अंदर सिग्नेचर के थ्रू कि भाई इनकी दुकानें कहाँ मिल रही है। अब अलॉटमेंट किसका होता है? घरों का। तो घरों का अलॉटमेंट ये है कि जब डेवलपर बिल्डिंग तैयार करके कंप्लाइंस सर्टिफिकेट देता है, तो उसके बाद वो यादी बनाता है सोसाइटी और डेवलपर। अब यादी देखिए दो तरह से होती है। एक होता है फेस वाइज प्रोग्राम और एक होता है फुल हाँ, फेस वाइज डेवलपमेंट होता है, एक फुल डेवलपमेंट होता है। तो फेस वाइज डेवलपमेंट ये होता है कि डेवलपर ने एक बिल्डिंग बनाया है जिसके अंदर 50 या 100 झोपड़े हैं, अरे 50 या 100 फ्लैट्स हैं। तो वो उन लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी देगा जो पहले टूटे हैं। जैसा कि उसका GR भी आया है नया, उसमें ज्येष्ठता यादी के बारे में दिया गया है कि जो झोपड़े पहले टूटे हैं उनको पहले अलॉटमेंट होगा। तो उस प्रकार उन लोगों का चयन किया जाता है कि पहली लिस्ट में जो पहले तोड़ के गए हैं घर, तो उन लोगों के नाम की लिस्ट देता है कि ये 50 लोग हैं, उनकी ये यादी है और इनको हमको अलॉटमेंट करना है। तो दोस्तों, पहले तो ये सारे अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया सोसाइटी और डेवलपर्स द्वारा की जाती थी। उसके अंदर एक नियम बनाया था कि आप जो भी है सहकार विभाग से अधिकारी जाए या ना जाए, आप अलॉटमेंट करिए और अलॉटमेंट के बाद एक एफिडेविट फाइल कीजिए कि किसी भी झोपड़ी धारक की कोई भी कंप्लेंट नहीं है और जो भी अलॉटमेंट हुआ पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस तरह का एफिडेविट फाइल करना था और जो झोपड़ी धारक था उनकी सिग्नेचर्स वगैरह सबमिट करने का प्रोविज़न था। अब उसमें क्या होता था दोस्तों? धांधली होती थी। धांधली का मीन्स ये हो जाता था कि जो रूल है सर्कुलर 55 में, जो नियम दिए गए, वो नियम ये है कि अगर किसी घर में, किसी मेंबर के घर में कोई अपंग व्यक्ति है या महिला कुटुंब प्रमुख, मतलब किसी महिला के नाम पे घर है, या 60 साल के ऊपर, मतलब कोई सभासद 60 साल के ऊपर हैं, या कोई बीमार व्यक्ति जिनको बीमारी है जिसकी वजह से वो सीढ़ी वगैरह चढ़ नहीं सकते, तो उनको तकलीफ है, तो उन लोगों को प्रायोरिटी दी गई है कि 20% जो फ्लैट्स है उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा और उन लोगों की खाली लॉटरी होगी उसके अंदर। तो अभी 2015 में सरकार ने नियम चेंज कर दिए, SRA ने नियम चेंज कर दिया है। वो अभी अलॉटमेंट SRA के द्वारा सहकार विभाग करता है ऑनलाइन, जिसके अंदर जूम ऐप द्वारा, शायद जूम ऐप ही है, जूम ऐप द्वारा उसका अलॉटमेंट होता है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं आपका नाम, आपका जो लॉटरी जो होती है उस लॉटरी के अंदर आपका कौन सा घर का नंबर है, कौन सी बिल्डिंग है, ये सब चीज़ हो जाती है। अब उसी तरह फुल डेवलपमेंट में, जैसे फेस डेवलपमेंट बता दिया, फुल डेवलपमेंट में क्या होता है, उनको पूरी यादी दी जाती है कि एक साथ अलॉटमेंट करते सब। तो उस अलॉटमेंट पे ये चीज़ नहीं होती है कि ये ज्येष्ठता यादी फाइल करे या वो उसका प्रॉब्लम्स नहीं होता, वो सब अलॉटमेंट एक साथ में ही होता है। तो वो अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया मैंने उसमें बताया वही प्रक्रिया इसमें है। लेकिन ये जो सर्कुलर 55 में दिया गया है, ये बिल्डर और सोसाइटी
या तो उनको पता ही नहीं था, या पता होने के बाद भी जानबूझ के नहीं करते थे, और अपने जो लोग करीबी होते थे उनको ग्राउंड में या फर्स्ट में या सेकंड में देते थे, बाकी लोगों को ऊपर अन्य फ्लोर पे भेज देते थे। जिसका मैंने शायद खार में कुछ महिलाएं थी, उसका मैटर भी मैंने लड़ा था आज से करीब 7-8-9 साल पहले। 7-8-9 साल पहले मैंने उनका मैटर भी लड़ा था, और उन लोगों को 13th और 14th फ्लोर से मैं उनको नीचे लेके आया था उसकी फ़ाइट करके, क्योंकि उन लोगों को प्रॉब्लम्स था, हार्ट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये जो डेवलपर ने वहाँ पे जो भी चीज़ किया था वो गलत था, और इन लोगों को वहाँ पे बुलाया भी नहीं और चाबी पकड़ा दिया था कि भैया तुम्हारा ये अब डेवलपर का मुझे नाम भी ध्यान में नहीं आ रहा, वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो चीज़ का ऑर्डर मैंने लाया था और उनको नीचे देना पड़ा था डेवलपर को। तो दोस्तों ये नियम है, और सुशांत वैदिक जी, इसका नियम ये है कि जब अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट के पहले जब आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार मतलब सहायक निबंधक साकार कक्ष की तरफ से जब ये चीज़ को पब्लिश किया जाएगा, तो उस समय आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जिसके घरों में भी प्रॉब्लम है वो फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भरना पड़ेगा, और आपको आपका मेडिकल का रिपोर्ट लगाना पड़ेगा। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपना जो सीनियर सिटीजन कार्ड वगैरह लगाएंगे। महिला कुटुंब प्रमुख का तो कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी एनेक्शल 2 में उनका नाम है। तो ये उसकी प्रक्रिया है, वो फिलअप करने के देंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होगी कि उनका अलॉटमेंट पहले, उसके बाद जो फ्लैट बचते हैं तो बाकी लोग के अलॉटमेंट होंगे। तो सुशांत वैदिक जी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ आप इस चीज़ को याद रखिएगा। या अभी आपको समय ये मिलता है तो आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है मुझे ही नहीं पता है, आपने बताया भी नहीं। अगर आपका प्रोजेक्ट समझो बिल्डिंग वगैरह बन चुकी है, हो सकता तो आप अभी से एक एप्लीकेशन फाइल करके रख दीजिए कि सर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है, सहायक निबंधक के नाम पे डालिए, मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, और मेरा जब भी अलॉटमेंट हो तो इस चीज़ को ध्यान में रख के किया जाए सर्कुलर 55 के अनुसार। तो वो चीज़ आपकी पड़ी रहेगी, आपके पास एप्लीकेशन पड़ा रहेगा, तब उस समय आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ मैंने एप्लीकेशन किया था, और क्या किया था उसमें लिखा होगा तो उसकी भी याद आपको आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों समय बीतता है, तो समय बीतने के बाद जो यादें भी धुंधली हो जाती है, तो इसके लिए उसको हम किसी जगह पे सेव करके रखें, तो जब हम देखेंगे तो हमारी याददाश्त ताज़ा होती है कि हाँ हमने किया था और ये इसका कानून नियम ये है। तो आप एक एप्लीकेशन बना के पुटअप कर दीजिए। तो ये चीज़ हो गई। अब एसआरए में आपको वहाँ पे अलॉटमेंट दिया जाएगा, अलॉटमेंट, लेकिन पोजीशन आपको कौन देगा? डेवलपर। अब अलॉटमेंट में डेवलपर ने बता दिया मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ से लिस्ट भेज दिया सोसाइटी ने और डेवलपर ने कि ये झोपड़ी धारक है। अब उनका अलॉटमेंट ऑनलाइन हो जाता है, रजिस्टर्ड हो गए वो लोग कि हाँ मुझे ये वाला फ्लैट मिल गया है करके। अब उसके बाद आता है पोजीशन का समय। तो पोजीशन में उनको सबसे पहले डेवलपर्स का पूरा क्लियरेंस है या नहीं, लोगों को भाड़े दिए गए हैं या नहीं, आपके ऊपर कोई नोटिस वगैरह कोई एरर बाकी तो नहीं डिपार्टमेंट का, वो चीज़ डिपार्टमेंट तय करके रिहैब बिल्डिंग को ओसी देगा। वैसे रिहैब बिल्डिंग की ओसी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, अगर भाड़े नहीं दिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि बाकी जो उनकी वसूली है वो सेल बिल्डिंग के समय ले लेते हैं। लेकिन रिहैब बिल्डिंग की इसलिए नहीं किया, भाड़े के लिए नहीं किया जाता है कि अगर ये भाड़े का मैटर बाकी है, किसी का भाड़ा बिल्डर ने नहीं दिया है और अलॉट करे तो बिल्डर उसको भूल जाएगा, बाद में करेगा ही नहीं। तो इसके लिए उनको कहा गया कि पहले भाड़ा क्लियर कर लो, आपको ओसी मिलेगी, आप रिहैब करो। तो ये इसके नियम से। और जिस टाइम पे वो पोजीशन देगा उस समय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पे रहेंगे, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ में साकार कक्ष मतलब सहायक निबंधक के कार्यालय के भी अधिकारी वहाँ पे रहेंगे, जिनके सामने पोजीशन दिया जाएगा ताकि किसी के साथ गलत ना हो। तो ये रूल है सर्कुलर 55 का, एसआरए का। मैं इस चीज़ को आने वाले समय में लाना चाहता था, लेकिन सुशांत वैदिक जी ने इस चीज़ को बताया तो मुझे लगा कि ये चीज़ को मैं बता दूं।
तो दोस्तों सर्कुलर 55 में ये है और इसकी जानकारी आपको रखना है, हर उस व्यक्ति को रखना है जिसके घर में किसी न किसी की तरह से कोई परेशानी है, तो वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट होके अपना जो भी घर है, अपनी जो लॉटरी है वो किसी प्रायोरिटी कर सकता है कि भाई मुझे पहले इस चीज़ में रखा जाए, कैटेगरी में रखा जाए। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं। तो कमेंट्स में हुजीफिया 142, सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नाम, कमेंट के बाद आपका नाम या सरनेम कुछ तो डाल दीजिए। मुझे @ ये बोलने में अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको संबोधित करना चाहता हूँ आपके नाम से या आपके सरनाम से, सर मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरह संबोधित करते हुए। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है उसको ध्यान रखिए। और दोस्तों नाराज़गी ये है कि आप चैनल तो देखते हैं, पूरा नहीं देखते। सर पूरा नहीं देखेंगे तो पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। आप चैनल पूरा देखिए और सर छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक तो करिए। सर एक उंगली को कष्ट होता है, एक उंगली को कष्ट होता है, लेकिन आपकी एक उंगली के कष्ट करने से हमारा मनोबल कितना बढ़ता होगा ये सोचिए। आपके कमेंट्स आते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है। सर लाइक भी कर दीजिए कि तब हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, तब हमें भी एक रुचि होगी कि नहीं हमारे दर्शक इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें। दोस्तों अभी जो पहले कमेंट्स है हुजीफिया 142, उन्होंने कहा है हेलो सर, SRA के प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाओ, कब पंचनामा होगा, कब सर्वे होगा, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 कब होगा, एग्रीमेंट साइन करना कब होगा, जोड़ पत्र कब भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। तो विजय जी मैंने तो SRA के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई, लेकिन मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं जो भी सर्कुलर्स में आया हूँ तो मैं हर चीज़ को थोड़ी बताते गया हूँ। तो आपको मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले झोपड़पट्टी का नियम ये है कि झोपड़पट्टी जो भी एरिया होती है उस एरिया में आपके अपने लोग एक सोसाइटी का गठन करते हैं, आपस में बैठ के एक सोसाइटी का गठन करते हैं, और उस गठन करने के बाद आप डेवलपर अपॉइंट करते हैं, आप डेवलपर अपॉइंट करते हैं। डेवलपर अपॉइंट होने के बाद, और डेवलपर खाली कमेटी नहीं अपॉइंट करती है दोस्तों, आप सब मिल के अपॉइंट करते हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि जब डेवलपर अपॉइंट करना होता है तो अपॉइंट द डेवलपर के लिए आपका AGM लेना पड़ता है। उस AGM में आपका ठहराव मंजूर करना पड़ता है कि आप किस डेवलपर को अपॉइंट करना चाहते हैं। तो अपॉइंट द डेवलपर का ठहराव होगा, उस ठहराव में आप डिसाइड करेंगे डेवलपर कौन होगा। अब डेवलपर के आने के बाद डेवलपर का सबसे पहला काम तो होगा कि आपके जो एरिया का सर्वे करवाएं। तो पहले तो दोस्तों बायोमेट्रिक नहीं था, पहले 2015 में साधारण सर्वे होता था उस सर्वे के हिसाब से, लेकिन अब बायोमेट्रिक सर्वे है। तो डेवलपर बायोमेट्रिक सर्वे के लिए सोसाइटी, आपकी जो कमेटी है वो और आपके जो डेवलपर है वो मिलके अप्रोच करेंगे कंपनी अथॉरिटी को और SRA को कि भाई हमारे यहाँ पे बायोमेट्रिक सर्वे किया जाए जिससे हम इसका एनेक्शन 2 बना सकें। तो बायोमेट्रिक की पहली प्रक्रिया शुरुआत होगी। बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद आपके एनेक्शर्स बनेंगे। एनेक्शर बनने के बाद उसकी प्रारूप यादी आएगी। प्रारूप को मराठी में प्रारूप कहते हैं, और जो मराठी नहीं समझता वो ड्राफ्ट एनेक्शर 2। ड्राफ्ट एनेक्शर 2 मतलब वो कच्चा, कि मतलब उसको वेरीफाई करना है और बाद में उसको फाइनल करेंगे, तो उसको मराठी में प्रारूप कहते हैं। तो प्रारूप एनेक्शर 2 बनता है। प्रारूप एनेक्शर 2 बनने के बाद उस चीज़ को सब लोगों के बीच में लगाया जाता है, जहाँ डेवलपमेंट होने वाला जो एरिया है उसमें लगाया जाता है कि आप देखिए। और उसके बाद उसमें जो भी अपात्र व्यक्ति है या जिसके नाम तो समझो नहीं आया, तो आपको ये करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा और
अगर उसमें अपात्र है तो अपात्र में उन्होंने आपको नोटिस देंगे, एक लेटर निकालेंगे जिसके अंदर सोसाइटी को और आपको भी लेटर निकालेंगे, आपको बताएंगे इस डेट पे हियरिंग है, आप लोग आइए, आपके डॉक्यूमेंट लगाइए, ताकि फाइनल एनेक्शियल टू के पहले आपकी पात्रता क्लियर की जाए, कंसीडर की जाए। लेकिन क्या होता क्या है, जहां अच्छे लोग होते हैं वहां अच्छी बातें, और जहां कुछ अच्छे लोग होते हैं वहां कुछ अच्छी बातें होती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी सोसाइटी तो लोगों को बताती ही नहीं है, उनका काम हो गया, एनेक्शियल हो गया, बोले फाइनल कर दो, बाद में देखेंगे। अब इसमें तकलीफ क्या होती है? तकलीफ ये होती है, लोगों के मन में शंका उत्पन्न होती है, भगदड़ मचती है। लोग सोचते हैं हमारे झोपड़े अपात्र हो गए, लोगों के मन में डर पैदा होता है कि हम कहाँ जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। कि दोस्तों, बस हकीकत बात तो ये भी है, कितने लोग ऐसे हैं इस मुंबई शहर में, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी एक छत है, यहाँ पे झुपड़ी है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, ना गांव है, ना कहीं और उनका ठिकाना है, उस झोपड़ी में रहते हैं। वो भी अगर उनके सर से चली गई तो उनके दिमाग में शंकाएं उत्पन्न, डर पैदा होता कि अब हम कहाँ जाएंगे। मतलब फिर वही, जैसे माए वगैरह स्टेशन के बाहर देख रहे हैं ना, तालपत्री डाल के रहते हैं, तो वो ज़िंदगी जीना पड़ेगा। तो इसके लिए सोसाइटी डेवलपर को सबसे पहले काम करना चाहिए, डेवलपमेंट जल्दी करना है तो एनेक्शियल टू 100% क्लियर कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जिसका डॉक्यूमेंट है उसको पात्र करो, लेकिन जिसका डॉक्यूमेंट, एक भी डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करता है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कि इसकी पात्रता होनी चाहिए, उसको पात्र कराइए, उनको पात्र कराइए। क्योंकि उनको जब आप पेंडिंग रखेंगे तो वही विरोध पैदा होता है और उसी में डेवलपमेंट रुकता है। परिवार में अगर सब खुश रहेंगे ना तो खुशहाली का माहौल रहेगा, लेकिन परिवार में एक आदमी दुखी है ना तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी सोसाइटी का भी नियम यही है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे एक आदमी दुखी है ना तो पूरा माहौल ही दुखी हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं बिल्डिंगों की बात नहीं करूँगा, बिल्डिंगों में तो हम कभी रहे नहीं और हमें पता ही नहीं बिल्डिंग में होता। हाँ, इतना हम जानते हैं कि कभी हम किसी हमारे रिश्तेदार वगैरह के यहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे हम 1 घंटे भी रहते तो हमें घुटन होती है कि कब बाहर निकले, कब बाहर निकले। अब ये मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है मुझे नहीं पता, लेकिन घुटन होती है कि ऐसा लगता है कि बंद कर दिया गया है। आपने देखा होगा, हमेशा फ्लैट के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन मुझे बताइए झोपड़पट्टी में 100 झोपड़पट्टी कितने दरवाजे बंद रहते दिन भर? शायद मेरे ख्याल से 1 या 2। वो भी इसलिए कि जिस घर में महिलाएं हैं अपनी सुरक्षा के लिए, पुरुष तो काम पे जाते हैं, बच्चे छोटे हैं तो दरवाजे बंद करके रखते हैं, नहीं तो मोस्टली दरवाजे खुले रहते दिन भर। एक दूसरे के घर पे आना जाना बैठना, वहाँ पे कोई जात पात भेदभाव है ही नहीं। तो दोस्तों, उसको बोला गया स्लम। दोस्तों, स्लम का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते। स्लम को मराठी में कहा जाता है गलिच्छ बस्ती। क्या? गलिच्छ बस्ती। गलिच्छ बस्ती का मतलब होता है गंदी बस्ती। तो दोस्तों, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा अगर भाईचारा और प्यार मोहब्बत अगर है ना तो ये गलिच्छ बस्ती में है। हमारे यहाँ पे एक परिवार के पास अगर कोई प्रोग्राम है, बर्थडे है या उनके घर में कोई अच्छा प्रोग्राम, पूजा पाठ या जो भी हो, तो दोस्त उस इलाके में 4-5 चाली तो पूरा जश्न मनाती है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ये बात आप मानते हो या नहीं मानते हो? किसी के साथ गलत हो गया तो सब आदमी शोक मनाते हैं। तो ये है हमारा गलिच्छ बस्ती, जिसको सरकार ने एक टैग दे दिया, गलिच्छ, जहाँ प्यार मोहब्बत है गलिच्छ बस्ती है। तो दोस्तों, सॉरी, मैं जो कहना चाहता था मेरी ज़बान से निकल गई कि दिल दुखता है, दर्द करता है, क्योंकि हमें गंदा कहा जाता है। ऐसे पिक्चर बनी ना, अमिताभ बच्चन जी हमारे यहाँ, कौन सी पिक्चर बनाते पता है आपको? हाँ, स्लम डॉग मिलीनियर, मतलब समझिए आप उसका, झोपड़पट्टी का कुत्ता करोड़पति बन गया। अरे सर,
झोपड़पट्टी में रह के देखिए, जो आनंद झोपड़पट्टी में रहने में है ना, वो आपके बंगले और फ्लैट में नहीं है। आपने हम झोपड़पट्टी वालों को गाली दी आपने कि हमने सहन किया, ठीक है, चलो हमारे बहाने कुछ तो आपकी कमाई हो गई। तो ये ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ। जब आपका एनेक्शर रेडी हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो उसका नियम है कि एनेक्शर की कॉपी आपको वहाँ पर फिर से पब्लिश की जाए और उसका पब्लिकेशन एक मराठी पेपर, लोकल मराठी पेपर जो एरिया में, उसमें किया जाए और आपको सोसाइटी द्वारा बताया जाए कि आपके नाम की स्थिति क्या है एनेक्शल 2 में। ठीक है, वो भी शायद मेरे ख्याल से कोई करता नहीं है। इक्का दुक्का सोसाइटी अच्छी है जो लोगों का ख्याल रखती है। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ सर, सॉरी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा, बहुत इशारे देखे सर हमने, बहुत इशारे, 2000 से इशारे में हूँ। ये इशारे के जितने अधिकारी है ना, उनका सीनियर हूँ मैं। उस समय जब 2000 में जाता था ना सर एसआरए में, तो मेरी इतनी खातिरदारी करते, इज्जत करते, अधिकारी बोलते थे ठाकुर जी आइए, ठाकुर जी आइए। आज तो कोई भाव ही नहीं देता है। वॉचमैन लोग भगा देते। क्या है आपका, क्या काम है? अरे भाई यहाँ पे पब्लिक घूमने नहीं आई है, काम धंधा छोड़ के आप घूमने जाते हो सर दोस्तों एसआरए में? क्या होता है, वहाँ बिरयानी मिलती है क्या मिठाई मिलती है? तो ये अधिकारी के वॉचमैन लोगों को तो समझना चाहिए, सिक्योरिटी वालों को, क्या एक वॉचमैन पूछिए तो सही है, यहाँ लाइन से जितने वॉचमैन सब पूछिए कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अरे यार आप ही हमारी बात सुन के भाई हमारा फिर न्याय कर दो ना, हमको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सिस्टम चल रहा है महाराष्ट्र शासन के अंदर, ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र शासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। दोस्त आपके साथ अन्याय नहीं होगा तो आप क्यों सरकारी डिपार्टमेंट की चक्कर काटोगे, मुझे बताइए, क्यों जाओगे? मजा आता है, वहाँ घूमने के लिए गार्डन है, लेकिन आपके साथ गलत हुआ है, आप न्याय मांगने जा रहे हैं। दोस्तों तकलीफ क्या है पता है आपको? छोटी सी बात बताऊंगा दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। पहले राजाओं के समय पे घंटी बांधी जाती थी, उसको बोलते न्याय की घंटी। पहला राजा जिसने बांधा तो उसका मंत्रिमंडल ने राजा को बोला कि सर पे टेंशन ले रहे हो आप, आपको सोने नहीं मिलेगा, रोज घंटी बजती रहेगी। राजा बोले ठीक है, देखा जाएगा। और दोस्तों ऐसा हुआ कि शुरुआत तो बड़ी कठिन थी, लेकिन बाद में पता चला घंटी बजनी बंद हो गई। पता है कारण क्या है? कि जो भी गलत करता था उनके दिल में डर बैठ गया कि भैया तुरंत फैसला होता है, राजा के दरबार में तुरंत फैसला हो जाता है, इसलिए लोगों ने गलत करना ही छोड़ दिया, तो घंटी बजना बंद हो गई। तो क्या महाराष्ट्र सरकार को भी एसआरए में बाहर एक घंटी बांधनी पड़ेगी जिसको हम हिलाएंगे घंटा कि भैया न्याय दो, न्याय दो? कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। सिर्फ लड़ना है, जागरूकता ही आपको जिताएगी दोस्तों, जागरूकता। आप नियम जानिए, तो देखिए अधिकारी क्या करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट में डाले, उनकी दुकानों का एरिया छोटा कर दिया गया। उनका नाम है गोरखनाथ मौर्य। दोस्तों दुकान का एरिया छोटा कर दिया, जबकि उनके गुमास्ता वगैरह सब जगह लिखा है 250 का एरिया है। और वो लड़के गए, जीआरसी का ऑर्डर भी मिला, जीआरसी ने बोला कि भाई इनका एरिया बढ़ा के दो। अब कंप्लेन अथॉरिटी ने जीआरसी के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। बताइए, मतलब कंप्लेंट अथॉरिटी जो है वो जीआरसी से बड़ी हो गई। तो क्या सरकार को इस बीच में दखल नहीं देना चाहिए कि भाई ये क्या है, अब मनमानी करने बैठे हो, पर्सनल ऑफिस है आपका? हाँ, तो ये चीजें तो दोस्तों लड़ रहे, लेकिन न्याय के लड़ रहे और जीतेंगे भी। मैंने उनको मैसेज किया, हाईकोर्ट में आप आपकी जीत मिलेगी, आपको, आपके साथ गलत नहीं होगा। हाँ, तो दोस्तों एनेक्शल 2 बनने के बाद फिर उस चीज़ को एसआरए में पुटअप किया जाता है। एसआरए में उसकी छानबीन करने के बाद
आदेश दिया जाता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी को प्रपोज किया जाता है। प्रपोज करने के बाद फिर आगे उसकी कार्रवाई होती है। तो सबसे पहला निकलता है LOI, लेटर ऑफ इंटेंट। LOI का मतलब होता है इरादा पत्र, आशय पत्र। उसमें डेवलपर्स को कंडीशंस दिए रहते हैं कि ये कंडीशंस पूरी करो तो आपको यहाँ पे IOA, इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल, वो दिया जाएगा। उसके अंदर की कंडीशन क्लियर करो तो आपको CC मतलब कमिटमेंट सर्टिफिकेट। कमिटमेंट सर्टिफिकेट का मतलब होता है बांधकाम करने की मंजूरी। तो ये इस सारी के नियम से हुजीफिया जी, आपका जो था मैंने स्टेप बाय स्टेप थोड़े में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बाकी मैंने वीडियोस में बताया हूँ। उसके बाद की कहानी तो चल ही रही है LOI की बात की, तो आप मेरी वीडियोस देख लिए, समझ जाएंगे। और सॉरी, फिर कभी मौका मिले तो फिर भी समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, मुझे ख़त्म भी करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग तो पूरी वीडियो देखोगे नहीं, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे, तो इसके लिए मैं जल्दी ख़त्म करूँ ना। ठीक है, पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे कि नियम क्या है। तो दोस्तों, दूसरे हैं मुंबई 1435 @Mumbai 1435। इनका कहना है, थैंक यू सर जी इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए। सर मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपका हमेशा कमेंट भी आता है, मैं आपका आभारी हूँ। और वैसे तो आभारी तो मैं आप सभी का हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं कर रहे तो भी मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा कब करेंगे पता नहीं, सब्सक्राइब और लाइक तो कीजिए। उन्होंने ये बोला है, मेरा आज का सवाल है कि स्लम में हम लोगों का पर्सनल वाटर कनेक्शन है, तो रीडेवलपमेंट के बाद उस वाटर कनेक्शन का क्या होगा। तो सर मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका जो वाटर कनेक्शन है, घर टूटने के बाद वाटर कनेक्शन कट जाएगा, और उसके बाद जब डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट में पूरी बिल्डिंग के लिए वाटर कनेक्शन आएगा। उसके अंदर से ही आपकी सोसाइटी के नाम से वाटर कनेक्शन का बिल आएगा, जो आप मेंटेनेंस भरते हैं। तब वहाँ पर्सनल वाटर कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि झोपड़पट्टी में तो 5 आदमी मिलके, 10 आदमी मिलके अलग अलग वाटर कनेक्शन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं रहेगा। वहाँ पे सोसाइटी के नाम पे आएगा, और ये वाटर कनेक्शन जो भी है ये कटेगा, और इसका जो भी बिल है, आखिरी बिल आपको भुगतान करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो बिल्डर के खाते में आएगा, लास्ट में बिल्डर को जो एरर है वो भरना ही है, समझे। तो दोस्तों, जो भी आपके सवाल थे, जो भी कमेंट थे, मैंने उनका जो भी उत्तर दिया। आपको लगता है सही है तो कमेंट करिएगा, और मैंने जैसे कहा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मनोबल बढ़ता है सर, मज़ा आता है, तब वीडियो बनाने में मज़ा आता है। क्योंकि सर आपको पता नहीं, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, बिल्डिंग में तो नहीं रहते, झोपड़पट्टी में पंखे बंद करके गर्मी में वीडियो बनाना पड़ता है कि आवाज़ नहीं आए। ये तो हमारी आवाज़ दब जाएगी, पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ जाएगी। झोपड़पट्टी में जो रहते हैं उनको पता है, तो गर्मी में वीडियो बनाना पड़ता है। तो सर थोड़ा सा तो रिक्वेस्ट, लाइक, और जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक जागरूकता पहुँचे, और हम इसी तरह इस सारे के मैटर में महाराष्ट्र को जागरूक करें, और उनको बताएं, लोगों को, स्लम के लोगों को, कि नियम क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय महाराष्ट्र।